Hello student, today is the new lecture of the gravitations, lecture number first, chapter number 10th. Gravitations क्या होता है? Gravitations word means made from the gravity से बनता है. Gravitations means क्या होता है? Attract the all object by the earth. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो एक तरह से अपन मान सकते हैं इसको ग्रेविटेशन. इट मीन्स अट्रैक्शंस ऑब्जेक्ट बिटवीन टू अट्रैक्शंस फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो अट्रैक्शंस फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशंस. लाइक ग्रेविटेशंस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशंस ऑफ मून, या फिर ग्रेविटेशंस ऑफ अदर प्लानेट. कि जितने भी प्लानेट है उनके बिटवीन भी ग्रेविटेशंस होता है, या अर्थ और मून के बिटवीन भी क्या होता है? ग्रेविटेशंस होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बिटवीन भी क्या होता है? ग्रेविटेशंस. इट मीन्स ये ग्रेविटेशन जो वर्ड बना है वो किससे बना है? ग्रेविटी से बना है. तो टॉपिक अपना ग्रेविटेशंस. ग्रेविटेशंस मेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशंस किससे बना है? ग्रेविटी से बना है. और ये ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट, ये जो ग्रेविटी होती है किसी दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन एक्सर्ट होती है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बिटवीन ग्रेविटी लगती है. तो अपन ये देखते हैं कि ग्रेविटेशंस क्या होता है. ग्रेविटेशंस क्या होता है? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशंस फोर्स, या ग्रेविटेशंस कहते हैं. कि दोनों की कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशंस या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास की ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, ये किसी स्मॉल एम मास की ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो इन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है, इन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है, ये एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशंस, या एक तरह से मान सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. वाइल अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस अर्थ के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. लाइक जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को जब मैं फोल्ड डाउन करेगा तो इसका मतलब ये क्या है? अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. रीजन क्या है? कि अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ क्या एक्सर्ट करिए? ग्रेविटेशनल फोर्स. वाइल द पेन आल्सो भी अट्रैक्ट ऑफ द अर्थ. पेन भी अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. बट वाई? व्हाट वाज द रीजन? पेन फॉल डाउन टुवर्ड द अर्थ बट डज नॉट अर्थ मूव टुवर्ड द पेन. कि अर्थ मूव्स पेन की तरफ मूव्स क्यों नहीं करती? दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशंस लगता है. बट अपन ये देख सकते हैं कि पेन ही उस अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, या फिर अर्थ उस पेन की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही. यस, इट हैव बी अट्रैक्शन फोर्स. पेन भी उस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्शन से कर रहा है. बट रीजन क्या है? कि पेन ही अर्थ की तरफ अट्रैक्शन होकर के मूव्स करता है. बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द मास का क्या होता है? डिफरेंस. अर्थ का मास कई गुना, कई मल्टीप्लिकेशंस इस पेन से ज़्यादा है, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो पेन को अट्रैक्ट करता है. बट अगर कंपैरिजन देखें अपन पेन का, तो पेन का जो मास होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इसलिए अर्थ पेन की तरफ मूव नहीं कर पाती. बट ये जो पेन है वो अर्थ की तरफ मूव कर पाता है. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन एक्सर्ट होता है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या कोई भी दो प्लानेट है उनके बिटवीन भी अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. लाइक मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, या अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट होती है. तो ये एक तरह से क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है. तो अपन देखते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स. अट्रैक्शन फोर्स between two object is called gravitations. और ये अपन ये भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स.
कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लाइक ये एम मास के ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इन दोनों के जो बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल से फोर्स होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि दो ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो अपनी अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती है, लाइक अर्थ उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है, क्यों नहीं हो पाती, इसका रीज़न क्या है, मूव्स क्यों नहीं कर पाती। अट्रैक्शन फोर्स तो दोनों के बिटवीन होता है, बट रीज़न क्या है, दे डज नॉट टू बी मूव्स। इसका रीज़न है कि अर्थ का जो मास होता है वो अदर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है, मास का जो डिफरेंस है, इसी के कारण ये पेन नीचे की तरफ अट्रैक्ट होएगा, वाइल द जो अर्थ है वो पेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होएगी। इसका मतलब उसका मोशंस नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स तो एक्सर्ट होएगा लेकिन उसका मोशन नहीं हो पाएगा। तो यही सिस्टम इसके अंदर है कि अर्थ के अराउंड, लाइक जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके अराउंड क्या होता है कि मून रोटेशंस कंप्लीट करता है। इट मीन्स मून्स अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, मून अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ एंड अर्थ आल्सो भी अट्रैक्ट टुवर्ड द मून्स, बट देर आर द ग्रेटर मास ऑफ द अर्थ विद कंपेरिजन दैन मून। कि मून के कंपैरिजन में अर्थ का जो मास होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, वाइल द मून आल्सो भी अट्रैक्ट ऑफ द अर्थ। इन दोनों के बिटवीन भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन ये मूव्स जो करता है वो सर्कुलर मोशंस के अंदर कर पाता है। इसका मतलब अपने को ये लगता है कि अर्थ की तरफ है रोटेट हो रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी प्लानिट हैं वो अराउंड द सन के अराउंड अगर वो मूव्स कर पा रहे हैं, लाइक ये सन है और इसके अराउंड कोई भी प्लानिट है, द प्लानिट मूविंग अराउंड द सन के अराउंड ये क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं विद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं। अब इनमें क्या ऐसा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण ये मोशंस कर पाते हैं, किसी न किसी वेलोसिटी से, कोई न कोई वेलोसिटी होगी जिससे ये मूव्स कर पाएंगे, कोई न कोई इनके बिटवीन एक्सेलरेशंस होगा, कोई ना कोई इनके बिटवीन क्या होगा, एक्सेलरेशंस होगा। तो किसी न किसी एक्सेलरेशंस, किसी न किसी वेलोसिटी से ये जितने भी प्लानेट होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मोशन कर पाते हैं। लाइक जैसे मान लो मैं कोई स्टोन लेता हूँ और स्टोन्स को थ्रेड से बांध करके उसको रोटेशंस करवाता हूँ। तो अब मैं ये देखता हूँ कि कोई स्टोन लेकर के अगर अपन उसको रोटेट करवा रहे हैं ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर, वो स्टोन, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी है इसको पकड़ रखा है, तो वो इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसके कारण ये जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर है, मूव्स कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं इसके एक्सेलरेशन से बनाएगा। किस एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी या किस एक्सेलरेशन से ये मूव्स कर पाता है। तो जब इसको ये मूव्स करेगा तो इसके अंदर की तरफ ये जो फोर्स, अट्रैक्शन जो फोर्स होएगा उस फोर्स को अपन कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स वो एक्सर्ट हो रहा है, वो अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है इसके बिटवीन। तो अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मूव्स कर रही हैं, और एक कंडीशंस के अंदर अगर मैंने यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सर्ट करना बंद कर दिया तो ये जो सर्कुलर पाथ के अंदर ये स्टोन मूव्स कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चला जाएगा, एक सीधी लाइन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सर्ट करना अपन ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो इस कंडीशंस के अंदर इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ये सीधा रोटेट कर पाएगा। तो यही सिस्टम है कि अगर ये सन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन में ये प्लानेट तो फिर एक स्ट्रेट लाइन में चले जाने चाहिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस सन इनको अपनी ग्रेविटी से क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसके कारण ये या फिर ये जितने भी प्लानेट है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जितने भी प्लानेट है वो अराउंड द मून्स, सन के अराउंड द मून्स कर पाते हैं। ऐसे मून भी सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वाइल द अर्थ आल्सो भी अट्रैक्ट ऑफ द मून। तो ये एक तरह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, या अपन ये कह सकते हैं ग्रेविटेशन से कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट अपन देख पाते हैं ग्रेविटेशन से अपन ने समझ लिया कि नहीं, दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स को ही अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स
के बारे में जो बताया था वो न्यूटन ने बताया था, क्यों न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, न्यूटन। तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने इस ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था। उन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया, इवन दैट एक बार वो एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो एप्पल जहाँ से वो उस प्लांट से जहाँ से वो अटैच था वहाँ से टूट करके उसके हेड के ऊपर जाकर लगा, सिर के ऊपर जाकर लगा। तो उसका रीज़न क्या था, उसने ऐसा सोचा ऐसा क्या रीज़न रहा है कि एप्पल ये नीचे की तरफ फॉल डाउन क्यों हुआ, अर्थ की तरफ क्यों फॉल डाउन हुआ, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। इसका एक रीज़न है, इट मीन्स अर्थ एक्सर्ट द ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ग्रेविटी। अपनी ग्रेविटी के कारण जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनको अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसी को अपन एक तरह से ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो ये के बताया था वो जो न्यूटन ने कहा था। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं यूनिवर्सल लॉ, कि कैसे इसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ प्रिपेयर कर सकते हैं, कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको अपन कैसे मान सकते हैं, उसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है। तो अपन देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। यूनिवर्सल लॉ के अंदर ये देखना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बिटवीन कैसे अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है, हाउ इज दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो उसको अपन इस एक कैसे डेराइव कर सकते हैं, कैसे अपन इसको मान सकते हैं। टॉपिक है अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एक यूनिवर्सल लॉ क्या है, कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ है अट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए ग्रेविटेशन लॉ बनाया हुआ है। तो ये अपन देखते हैं ग्रेविटेशन लॉ। लाइक कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। लाइक जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट A है, उसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और ये ऑब्जेक्ट A है। दूसरी ऑब्जेक्ट जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले ली B, इसका मास स्मॉल m है। इट मीन्स A जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है, B ऑब्जेक्ट है उसका मास काफ़ी कम है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है B, तो इन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, वो कैसे होएगा। इट मीन्स इन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो मैं ये मान लेता हूँ F इन दोनों के बिटवीन सेंटर से मान लेते हैं। इन दोनों के बिटवीन F क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो इन दोनों के बिटवीन लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के बिटवीन लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको अपन मान लेते हैं d। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो ऐसे इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो d है। एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है। A ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, B ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। तो कैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगी, इसका एक यूनिवर्सल लो दे रखा है। इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स अपन ने F से डिनोट कर दिया, और इन दोनों के बिटवीन जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट है उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस को अपन ने क्या प्रेजेंट कर दिया, D रिप्रेजेंट अपन ने कर दिया। तो अब यहाँ से इसके दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट आता है, द अट्रैक्शन फोर्स
द अट्रैक्शन फोर्स यानी एफ is the attraction force is the directly proportional with product of mass कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एफ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एफ, जिसको एफ से डिनोटेट करते हैं, ये एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर अपन ये कह सकते हैं प्रोडक्ट मान सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस का मतलब कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। कैपिटल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। स्मॉल एम मीन्स क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ए और बी। तो इन दोनों का जो मास है उसके मल्टीप्लिकेशंस के डायरेक्टली, ये देखो यहाँ ये जो साइन दे रखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, यानी दोनों के मास के प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया अपना यूनिवर्सल लॉ का फर्स्ट पॉइंट। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ मास, या फिर विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ दियर मास। उनके मास के मल्टीप्लिकेशंस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सेकंड लॉज की बात करते हैं अपन यहाँ पर। सेकंड लॉ क्या करता है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यहां पर भी लिखना पड़ेगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये लाइन यहां पर मिस हो गई। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज द इनवर्सली, अब डायरेक्टली की जगह क्या आएगा? उल्टा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अट्रैक्शन फोर्स उनके मास के मल्टीप्लिकेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अब डिस्टेंस का क्या करें भाई? डिस्टेंस का क्या होता है? तो डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर, और उसका भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं एक अमेजिन करके मानूं कि अट्रैक्शन फोर्स, एक तरह से मैं ये मानूं डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस। डी यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये जो एक तरह से सिग्निफिकेंस अपने को शो कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स, वो उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? स्क्वायर, और स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या शो किया है? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल
तो आपको ये पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन कैसा है, इन्वर्सली, उल्टा करना है। तो इन्वर्स लगाने के लिए हम ऊपर क्या यूज़ करते हैं, 1। तो अब ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1/d², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन इक्वेशन नंबर 3 प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो बातें आती है यूनिवर्सलों में कि फर्स्ट कि दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या मास के मल्टीप्लिकेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन फोर्स उसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, यानी ऊपर 1 लगाना पड़ेगा। इन्वर्स का मतलब होता है ऊपर 1 शो करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और इधर ये इक्वेशन 2। अब देखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से मैं इक्वेशन 3 प्रिपेयर करता हूँ। F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d², ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई। थर्ड मैंने इक्वेशन प्रिपेयर कर दी। यहाँ से अगर मैं देखूँ इक्वेशन 1 और 2 इस 3 के अंदर रिप्रेजेंट है। अगर मैं इसको d² को कवर करता हूँ तो F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m आता है, जो इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर मैं इन दोनों के मास को कवर करता हूँ और ऊपर 1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ से कवर करने पर, तो ये 1/d² शो होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैंने इक्वेशन नंबर 3 अपन ने निकाल दी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को जो दे रखा है इस साइन को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसकी जगह एक वैल्यू आएगी g जो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें f, तो प्रोपोर्शनल के साइन को अपन क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो इक्वल लगाएंगे अपन, कि जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल साइन यूज़ करते हैं। और g यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d²। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो ऐसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन ने 3 और इक्वेशन नंबर 4 निकाली है। नेक्स्ट इसको आगे अपन देखते हैं। जी जो यहाँ पर दे रखा है वो है ग्रेविटेशंस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो जी यहाँ पर दे रखा है ग्रेविटेशंस कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर का जो दे रखा है वो इनवर्स दे रखा है। वो ये वैल्यू कैसे आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर का इनवर्स, ये अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू 6.67 आती है, जो एक फिक्स्ड होती है, कभी चेंज नहीं होती। कहीं भी किसी भी प्लानेट के ऊपर आप जाओ, इसकी जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यहाँ से अगर अपन देखें तो अब जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो ये होती है। इसको आगे अपन सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी कैलकुलेट करेंगे, देन F इंटू d² इज इक्वल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ऐसे अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स ये जी ऊपर की वैल्यू में ही है, तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। इसको इधर रिप्रेजेंट करते हैं तो जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इज इक्वल F, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई d²।
मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जी जिसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी अगर अपन देखना चाहते हैं देन जी इज इक्वल एफ इंटू डी स्क्वायर। ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ से अगर अपन देखें तो इस दोनों को अपन इधर भेजेंगे तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो ये अपने पास जी की वैल्यू अपने पास आ गई। अब जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम यही होती है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है एन का मतलब न्यूटन। न्यूटन जो ऐसा यूनिट होती है वो फोर्स की होती है। एम हो गया मीटर, मीटर इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, और किलोग्राम है इन दोनों का मास है। तो इसके बेस पर अपन इसकी ऐसा यूनिट देखते। तो एक बार आप इसे उतार लीजिए, फिर इसकी ऐसा यूनिट अपन देखते हैं कि कैसे जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी ऐसा यूनिट अपन फाइंड आउट करते हैं। तो जी की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी जो ऐसा यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऐसा ही यूनिट, इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऐसा यूनिट अपन देखते हैं। देन जी इज इक्वल, अब जो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ फोर्स किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन में, तो उसके लिए वर्ड आएगा एन इंटू डी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है तो वो क्या है, डिस्टेंस है। डी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी, मीटर के अंदर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन एम कैपिटल मास है ए ऑब्जेक्ट का, स्मॉल एम स्मॉल मास है ऑब्जेक्ट बी का दे रखा है। तो यहाँ से कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो अब इन दोनों का जो मास है वो भी आपको पता है कि केजी के अंदर डिनोटेड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या शो करेंगे, केजी, किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम, यह अपन ने रिप्रेजेंटेड कर दिया। अब यहाँ से निकालते यूनिट ऑफ जी, ऐसा यूनिट ऑफ जी अगर अपन निकालना चाहते हैं तो जी इज इक्वल न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। केजी को केजी से मल्टीप्लाई करते तो केजी स्क्वायर, राइट है। और इस केजी स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये माइनस में इसकी पावर आती है, क्योंकि अगर इसको आगे सोल्व आउट करें तो ये केजी को केजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो केजी स्क्वायर। देन जी इज इक्वल न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। देन इसकी पावर मल्टीप्लाई केजी स्क्वायर, बट वो इनवर्स में। तो ऐसा अपन जी की ऐसा ही यूनिट मानते हैं। तो जी की जो ऐसा यूनिट होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, वो भी इनवर्स के अंदर दे रखा है। तो ऐसे ये आपका यूनिवर्सल लॉ कंप्लीट हुआ। कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो उन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनका मल्टीप्लाई कर लो मास को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना मास दे रखा है उतने मास को मल्टीप्लाई करो और फिर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मल्टीप्लाई होने पर फोर्स मास आएगा उतना ही उसका अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मास जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर मन लगा देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट और बाई इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करते हैं, जी आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं। तो जी की वैल्यू आई एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर का इन्वर्स होती है। और यहाँ पर ये जो जी की वैल्यू होती है किसी भी प्लेट पर, ये होती है सेम 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर का इनवर्स। सो इट इज़ द ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस। तो आज हमने ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं ग्रेविटेशंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वाई दे डज नॉट फील, लेकिन वो फील नहीं होती। रीज़न क्या है, द डिफरेंस ऑफ दियर मासेस, उनके मास का क्या होता है, डिफरेंस। सो नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।